ईपीके कैपिटल प्रस्तुत करता है दैनिक ब्रीफ 28 अगस्त 2025। नमस्कार सभी को। ईपीके कैपिटल के दैनिक संक्षिप्त वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट ऋत्विक हूं। इस श्रृंखला में हम आपको अपडेट करने और विश्व के वित्तीय समाचारों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले यह स्पष्ट करना जरूरी है कि यह रिपोर्ट केवल शैक्षिक और जानकारीपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। यह वित्तीय सलाह नहीं है और न ही किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने की सिफारिश है। सभी निवेश निर्णय सावधानीपूर्वक व्यक्तिगत अनुसंधान के बाद ही लेने चाहिए। आज का सत्र विरोधाभास का अध्ययन था। सतह पर वॉल स्ट्रीट के लिए एक विजय का दिन, जिसमें S&P 500 अमेरिकी कॉरपोरेट शक्ति का सबसे व्यापक माप एक नए ऐतिहासिक उच्च स्तर पर बंद हुआ। फिर भी यह रिकॉर्ड गर्जना के साथ नहीं, बल्कि फुसफुसाहट के साथ हासिल किया गया था। लाभ मामूली थे, व्यापार मात्रा शांत थी और पूरी वैश्विक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र अपने सामूहिक सांसें रोककर खड़ा था। एकल कंपनी एनवीडिया से एक एकल आय रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था। यह हमारे आज के विश्लेषण का केंद्रीय विषय निर्धारित करता है। एक बाजार जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आसपास की एक शक्तिशाली लेकिन शायद नाजुक कथा द्वारा नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया गया है। लेकिन एनवीडिया की कहानी जितनी महत्वपूर्ण है, केवल एक शक्ति नहीं थी। वॉल स्ट्रीट की शांत आशावाद के नीचे शक्तिशाली भौगोलिक और मैक्रो इकोनॉमिक धाराएं बदल रही थीं। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने अपने व्यापार संबंधों के एक नए विवादास्पद चरण में प्रवेश किया, क्योंकि कड़ी दंडात्मक टैरिफ्स आधिकारिक रूप से लागू हो गए, जिससे भारतीय बाजारों में झटके लगे। साथ ही यूएस फेडरल रिजर्व ने अपनी सबसे स्पष्ट संकेत भेजा कि मौद्रिक नीति में बदलाव आने वाला है, एक कदम जो अभूतपूर्व राजनीतिक दबाव के बीच आया है, जो व्हाइट हाउस से है। इस रिपोर्ट में हम इन जुड़ी हुई घटनाओं का विश्लेषण करेंगे। हम संख्याओं से शुरू करेंगे, उनके पीछे की कहानियों की ओर बढ़ेंगे और पता लगाएंगे कि इन विकासों का आपके निवेशों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है। अनुभाग 1, वैश्विक बाजार। डैशबोर्ड, आंकड़ों में दिन। पिछले 24 घंटों की जटिल कहानी को समझने के लिए हमें पहले स्कोर बोर्ड देखना चाहिए। डेटा स्पष्ट रूप से वैश्विक बाजारों में प्रदर्शन में भिन्नता दर्शाता है, जो प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले अनूठे उत्प्रेरकों द्वारा प्रेरित है। जबकि अमेरिका ने सतर्क आशंका में थोड़ा ऊपर बढ़त बनाई, यूरोप ने भी इसी तरह की संयम के साथ कारोबार किया। एशिया, हालांकि, एक विभाजित तस्वीर प्रस्तुत करता है, जिसमें कुछ बाजार तकनीकी आशावाद से प्रेरित होकर उछले, जबकि अन्य सीधे भू राजनीतिक झटके से प्रभावित हुए। संयुक्त राज्य अमेरिका में अस्थायी आशावाद पूरी तरह से शर्तीय था, जो एक एकल पोस्ट मार्केट घटना पर निर्भर था। यूरोप की सतर्कता ने इस सस्पेंस को दर्शाया, जिससे मामूली गिरावट हुई। एशिया का प्रदर्शन दो अलग अलग कथाओं का मिश्रण था। जापान और चीन ने लाभ देखा, आंशिक रूप से वैश्विक तकनीकी भावना से प्रभावित होकर। इसके विपरीत भारत का बाजार अपने सबसे बड़े व्यापार भागीदार की एक सीधे और नुकसानदेह नीति निर्णय से हिल गया। अनुभाग 2, वॉल स्ट्रीट के रिकॉर्ड सेट सत्र के अंदर। जबकि हेडलाइन S&P 500 के लिए एक नया रिकॉर्ड था, अमेरिकी ट्रेडिंग दिवस की कहानी विवरण में मिलती है। यह एक सत्र था जिसमें शांत लाभों की विशेषता थी और व्यक्तिगत स्टॉक्स में नाटकीय चालें हुईं। प्रत्येक बड़े आर्थिक कहानी का एक हिस्सा बता रहा था। एक रिकॉर्ड की संरचना, मुख्य अमेरिकी सूचकांक सभी सकारात्मक क्षेत्र में समाप्त हुए, व्यापक यदि थोड़े गहरे ताकत की तस्वीर खींचते हुए। S&P 515 44 अंक या 0.2% की बढ़त के साथ 6,481.40 के नए रिकॉर्ड पर बंद हुआ। यह 2025 में सूचकांक का 19वां रिकॉर्ड क्लोज था, जो पूरे वर्ष बाजार की अंतर्निहित स्थिरता का प्रमाण है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 127.16 अंक या 0.32% की बढ़त के साथ 35,555.23 पर समाप्त हुआ। यह ब्लू चिप सूचकांक का दूसरा सबसे उच्चतम बंद था, अपने ही रिकॉर्ड से थोड़ा पीछे। टेक भारी नैस्डैक कंपोजिट 45.37 अंक या 0.21% की बढ़त के साथ 21,755.14 पर स्थिर हुआ। उल्लेखनीय रूप से
रसेल 2000 सूचकांक, जो छोटे कंपनियों का है, बड़े सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 0.6% बढ़ा। इसका मतलब है कि सकारात्मक भावना केवल मेगा कैप टेक जायंट्स तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसका आधार व्यापक था। हालांकि इन मामूली लाभों ने एक गहरी सच्चाई को छुपाया। बाजार वास्तव में उस दिन की कॉरपोरेट खबरों पर नहीं चल रहा था, भले ही उनमें से कुछ मजबूत थीं। इसके बजाय वैश्विक बाजार एक स्थगित अवस्था में थे, एकल डेटा पॉइंट का इंतजार कर रहे थे। एनवीडिया। इस असाधारण भावना का संकेंद्रण यह दर्शाता है कि बाजार की हाल की ताकत कितनी हद तक एआई कथा पर टिकी हुई है, जिससे पूरी संरचना किसी भी परसीव्ड कमजोरी के प्रति संवेदनशील हो जाती है। विजेताओं का क्षेत्र। ताकत की कहानियां। बाजार के स्थिर रहने के बावजूद कई कंपनियों ने अपनी मौलिक खबरों के आधार पर महत्वपूर्ण कदम उठाए। मोंगोडीबी एमडीबी सत्र का निर्विवाद सितारा था, जिसकी शेयरों में उल्लेखनीय 88% की वृद्धि हुई। यह केवल आय की तुलना में अच्छा प्रदर्शन नहीं था, यह एक शक्तिशाली बयान था। डेटाबेस सॉफ्टवेयर कंपनी ने अपेक्षा से बेहतर बिक्री और लाभ की रिपोर्ट दी और महत्वपूर्ण रूप से अपने पूरे साल का दृष्टिकोण भी बढ़ाया। इस प्रदर्शन ने उस व्यापक भय के खिलाफ एक प्रेरक प्रतिकथा का काम किया कि जनरेटिव एआई के उदय से पारंपरिक सॉफ्टवेयर कंपनियां अप्रचलित हो जाएंगी। मोंगोडीबी की सफलता का प्रभाव अन्य सॉफ्टवेयर कंपनियों जैसे डेटाडॉग, डीडीओजी के शेयरों को भी ऊपर ले गया, जिसने 4.3% की वृद्धि की। अल्बेमार्ले एएलबी, दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम उत्पादक, ने अपने शेयरों में 7.5% की बढ़ोतरी देखी। कारक था यूबीएस के विश्लेषकों द्वारा एक रणनीतिक उन्नयन, जिन्होंने 2026 में लिथियम की कीमतों के बेहतर दृष्टिकोण का हवाला दिया। यह आशावाद हाल ही में चीन में उत्पादन में कटौती के कारण है, जो आपूर्ति को सख्त करने की उम्मीद है। यह एक पारंपरिक उदाहरण है कि एक अग्रणी बाजार भविष्य में सुधार की उम्मीद कर रहा है, जो एक दबाव में रहने वाले क्षेत्र में है। कैसिनो ऑपरेटरों का भी अच्छा दिन रहा, जिसमें वाइन रिजॉर्ट्स, WYNN, MGM रिजॉर्ट्स, MGM और सीजर एंटरटेनमेंट, CZR के शेयर 3% से अधिक की बढ़ोतरी के साथ बढ़े। यह रैली भी यूबीएस के उन्नयन से प्रेरित थी, विशेष रूप से वाइन मकाऊ पर एशियाई गेमिंग हब के लिए बेहतर विकास पूर्वानुमान के कारण। यह कदम वैश्विक यात्रा और मनोरंजन के निरंतर पोस्ट कोविड सुधार में निवेशकों का विश्वास दर्शाता है। कोहल्स KSS ने अमेरिकी उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर सकारात्मक संकेत दिया। डिपार्टमेंट स्टोर चेन का स्टॉक मजबूत आय रिपोर्ट के बाद 24% उछल गया और अपने पूरे साल की मार्गदर्शन बढ़ाया। एक अधिक असामान्य कहानी में क्रैकर बारेल 8% चढ़ गया जब उसने एक योजनाहित लोगो परिवर्तन को रद्द करने का फैसला किया। यह निर्णय सोशल मीडिया पर एक महत्वपूर्ण हंगामे के बाद आया, जिसने यहां तक कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी भी खींची। यह घटना ब्रांड वफादारी की शक्ति और सोशल मीडिया भावना के कॉरपोरेट रणनीति और स्टॉक मूल्यांकन पर मूर्त प्रभाव का आधुनिक पाठ है। विलंब करने वाले और उनके सबक। दूसरी ओर, कई कंपनियों में गिरावट आई जब खबरों ने बाजार के अंतर्निहित जोखिमों को उजागर किया। पैरामाउंट स्काइडेंस PSKY S&P 500 का सबसे बड़ा गिरावट वाला था, जिसमें 6.5% की गिरावट आई। यह गिरावट उस समय आई जब मॉर्गन स्टैनली ने इस स्टॉक का मूल्य लक्ष्य कम कर दिया, ये कहते हुए कि हाल की मर्जर के बाद स्काइडेंस मीडिया और पैरामाउंट ग्लोबल के बीच उच्च मूल्यांकन और मंद विकास अपेक्षाओं के कारण। यह एक चेतावनी है कि बड़े कॉरपोरेट मर्जर के साथ उच्च जोखिम और मूल्यांकन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। SBA कम्युनिकेशंस SBAC, एक वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, 4.9% गिर गई। यह गिरावट सेक्टर में कहीं और एक सौदे का सीधा परिणाम थी। इकोस्टार, डिश टीवी का मूल कंपनी, ने अपने वायरलेस स्पेक्ट्रम का एक बड़ा हिस्सा AT&T को बेच दिया। इससे BofA सिक्योरिटीज के विश्लेषकों ने SBAC को डाउनग्रेड कर दिया, यह सोचते हुए कि इस नए स्पेक्ट्रम के साथ AT&T को अपने नेटवर्क का विस्तार नए टावरों के साथ करने की कम जरूरत होगी, जो सीधे SBAC के व्यवसाय मॉडल को खतरे में डालता है। यह बाजार की जटिल जाल का स्पष्ट उदाहरण है। JM स्मकर SJM,
ने वैश्विक व्यापार तनाव के व्यापक विषय से सबसे सीधे जुड़ाव प्रदान किया। खाद्य निर्माता का शेयर 4.4% गिर गया जब उसने तिमाही घाटा रिपोर्ट किया। कंपनी ने स्पष्ट रूप से अपने अमेरिकी रिटेल कॉफी विभाग पर टैरिफ से संबंधित दबाव का संकेत दिया, जिसमें फोल्जर्स और डंकिन जैसी प्रमुख ब्रांडें शामिल हैं। यह दबाव ट्रंप प्रशासन द्वारा ब्राजील से कॉफी आयात पर लगाए गए 50% टैरिफ से उत्पन्न हुआ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह एक ठोस, वास्तविक दुनिया का उदाहरण है कि कैसे एक भू राजनीतिक व्यापार नीति सीधे अमेरिकी कंपनी की लाभप्रदता को कम कर देती है और भारत के साथ चल रहे बड़े टैरिफ कहानी का स्पष्ट पूर्वाभास है। अनुभाग 3, मुख्य घटना, एनवीडिया की आय का विश्लेषण। बंद होने के बाद वह पल आ गया जिसका पूरे बाजार को इंतजार था। एनवीडिया एआई बूम का निर्विवाद राजा और दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी, जिसकी बाजार पूंजीकरण $4.429 ट्रिलियन है, ने अपने दूसरे तिमाही के आय विवरण जारी किए। इस स्टॉक का प्रदर्शन, जो 2023 की शुरुआत से ही 1147% का असाधारण उछाल देखा गया है, ने उम्मीदों को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचा दिया था। जो प्रदर्शन पर्याप्त नहीं था, सामान्य तौर पर एनवीडिया ने एक शानदार रिपोर्ट दी। मुख्य आंकड़े वॉल स्ट्रीट की पहले से ही ऊंची उम्मीदों से भी आगे निकल गए। आय 46,000 से 56 अरब रही, जो एक साल पहले की इसी तिमाही से 26% की भारी वृद्धि है, और सहमति अनुमान 46.5 अरब से आरामदायक रूप से ऊपर है। संशोधित प्रति शेयर आय ईपीएस 1.8 थी, जो विश्लेषक सहमति 1.1 से बेहतर है। और फिर भी उच्च दाम वाले निवेश की दुनिया में धारणा ही वास्तविकता है। इन मजबूत परिणामों के बावजूद कंपनी के शेयर लगभग 3% गिर गए। बाद के घंटों में ट्रेडिंग में बाजार ने न केवल परफेक्शन को कीमत दी थी, बल्कि एक चमत्कार को भी। नकारात्मक प्रतिक्रिया को दो सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण विवरणों से जोड़ा जा सकता है, जिनका स्पष्ट उल्लेख ऊपर की तालिका में है। डेटा सेंटर निराशा। बाजार का ध्यान कुल आंकड़ों पर नहीं, बल्कि एक विशिष्ट खंड पर था, डेटा सेंटर राजस्व। यह विभाजन एआई क्रांति का इंजन है, और निवेशक एक और विस्फोटक वृद्धि संख्या की तलाश में थे। एनवीडिया ने इस खंड के लिए 1 अरब डॉलर का राजस्व रिपोर्ट किया, जो कि विशाल होने के बावजूद वॉल स्ट्रीट की अपेक्षा 1 अरब डॉलर से थोड़ी कम थी। इतनी प्रीमियम वाली कंपनी के लिए इस मामूली चूक को इसकी वृद्धि कथा में एक महत्वपूर्ण दरार के रूप में देखा गया। मार्गदर्शन वाव में विफल। आगे देखते हुए एनवीडिया ने तीसरे तिमाही के लिए 44.0 अरब डॉलर की आय का अनुमान लगाया। जबकि यह निरंतर भारी वृद्धि का संकेत है, यह पहले से ही विश्लेषकों की अपेक्षा के अनुरूप था। बाजार एक और महत्वपूर्ण ऊपर की ओर आश्चर्य की प्रतीक्षा कर रहा था, जो संकेत देता कि वृद्धि दर अभी भी तेज हो रही है। इसके बजाय इसे मौजूदा, हालांकि शानदार ट्रैजेक्टरी की पुष्टि मिली। कंपनी ने अतिरिक्त 60 अरब डॉलर के स्टॉक बायबैक की भी घोषणा की, जो शेयरधारकों को पूंजी वापस करने और स्टॉक मूल्य का समर्थन करने का कदम है। हालांकि इसे एक परिपक्व कंपनी से संकेत के रूप में भी देखा जा सकता है कि इसकी सबसे विस्फोटक वृद्धि का चरण मध्यम हो सकता है। यह विरोधाभासी प्रतिक्रिया, एक स्टॉक का वस्तुनिष्ठ रूप से शानदार परिणामों पर गिरना, वर्तमान बाजार के बारे में एक महत्वपूर्ण सच्चाई का खुलासा करता है। एनवीडिया को अब उसके साथियों या यहां तक कि अपने पिछले प्रदर्शन के खिलाफ भी नहीं आंका जा रहा है। इसे एक काल्पनिक भविष्य के अनंत, लगातार तेज हो रहे परफेक्शन के खिलाफ आंका जा रहा है। मानक इतनी असंभव ऊंचाई पर रख दी गई है क्योंकि पूरा बाजार इस एक रिपोर्ट का इंतजार करते हुए प्रभावी रूप से ठप हो गया था। अच्छी खबर पर यह नकारात्मक प्रतिक्रिया एक संभावित प्रणालीगत जोखिम का संकेत देती है। यदि एआई बूम के निर्विवाद नेता भी 56% वृद्धि के साथ बाजार की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता, तो यह संकेत देता है कि पूरे टेक सेक्टर में एआई प्रेरित रैली एक नाजुक मनोवृत्ति के आधार पर हो सकती है। एनवीडिया से भविष्य में और भी महत्वपूर्ण चूक बाजार में व्यापक संक्रमण को ट्रिगर कर सकती है। अनुभाग 4, टैरिफ शॉकवेव। अमेरिका बनाम भारत। जब वॉल स्ट्रीट सिलिकॉन वैली पर ध्यान केंद्रित किए हुए था,
उस समय वॉशिंगटन डीसी और नई दिल्ली के बीच सबसे महत्वपूर्ण मैक्रो इकोनॉमिक घटना अनफोल्डिंग हो रही थी। व्यापार तनावों में नाटकीय वृद्धि ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक नया और चुनौतीपूर्ण अध्याय शुरू किया। नीति और राजनीति बुधवार 27 अगस्त को ट्रंप प्रशासन की भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने की योजना ने आधिकारिक रूप से प्रभावी हो गई। यह दंडात्मक शुल्क मौजूदा 25% टैरिफ के ऊपर आता है, जिससे प्रभावित उत्पादों के लिए कुल दर 50% हो जाती है। प्रशासन ने इस कठोर कदम को स्पष्ट रूप से भारत की रूस से तेल और रक्षा उपकरण की खरीद जारी रखने से जोड़ दिया है, जिसे वॉशिंगटन मस्को पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव को कमजोर करने वाला कदम मानता है। इस नीति का पैमाना बहुत बड़ा है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार लगभग $60.2 अरब मूल्य की वस्तुएं, जो भारत के अमेरिकी निर्यात का लगभग 2/3 हिस्सा हैं, अब इस 50% टैरिफ का सामना करेंगी। दलाल स्ट्रीट पर नरसंहार भारत में बाजार प्रतिक्रिया त्वरित और गंभीर थी। जब टैरिफ प्रभावी हुए तो भारतीय इक्विटी बेंचमार्क गिर गए। बीएसई सेंसेक्स 600 से अधिक अंक गिरकर 80,180 पर बंद हुआ, जबकि एनएसआई निफ्टी 50 तेजी से गिरकर 24,550 के नीचे कारोबार करने लगा। 4. बिक्री का दबाव व्यापक था, जिसने HCL टेक्नोलॉजीज और HDFC बैंक जैसी प्रमुख भारी कंपनियों को प्रभावित किया और निवेशकों के आर्थिक परिणामों को लेकर भय का स्पष्ट संकेत दिया। आर्थिक दर्द का विश्लेषण 50% टैरिफ दर कई भारतीय उत्पादों को अमेरिकी बाजार में व्यावसायिक रूप से असंभव बनाने का खतरा पैदा कर रही है, जिसमें श्रम सघन क्षेत्रों को सबसे अधिक नुकसान हो रहा है। वस्त्र और परिधान, ये क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। अब कुछ वस्तुओं पर कुल शुल्क 63.9% तक पहुंच गया है, जिससे भारतीय निर्यातकों को बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों के प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले भारी मूल्य असमानता का सामना करना पड़ रहा है, जिन पर लगभग 31% टैरिफ लगते हैं। यह तिरुपुर जैसे प्रमुख निर्यात केंद्रों के लिए अस्तित्व का खतरा पैदा करता है। रत्न और आभूषण, यह अमेरिका के लिए $10 अरब का निर्यात व्यवसाय है, जिसे अब 22% से अधिक शुल्क का सामना करना पड़ रहा है। टैरिफ्स सूरत और मुंबई जैसे महत्वपूर्ण उद्योग केंद्रों में रोजगार को खतरे में डाल रहे हैं। समुद्री भोजन, अमेरिका के लिए शिप्रिम्प निर्यात, जिसकी वार्षिक कीमत $2.4 अरब है, अब कुल 60% शुल्क के अधीन है। इससे इक्वाडोर जैसे आपूर्तिकर्ताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करना लगभग असंभव हो गया है, जो भौगोलिक निकटता और बहुत कम 15% टैरिफ दर का लाभ उठाते हैं। अन्य क्षेत्र, यह दर्द ऑन्टो घटकों, औद्योगिक मशीनरी और कृषि उत्पादों तक फैल गया है, जो अब महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान में हैं। यह नीति विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSMEs के लिए हानिकारक है, जो इन निर्यात उन्मुख उद्योगों की रीढ़ हैं। प्रशासन की इन टैरिफ्स के लिए तर्क भारत की रूसी तेल की खरीद पर केंद्रित है। फिर भी जब अमेरिकी नीति को चीन के प्रति देखा जाता है, जो रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, तो यह तर्क असंगत प्रतीत होता है, जिसने इन अतिरिक्त टैरिफ्स से बचा है। जबकि भारत, एक प्रमुख रणनीतिक भागीदार, को 50% दंडात्मक दर का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका ने हाल ही में अपने मुख्य रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी चीन पर टैरिफ्स को टाल दिया है और कई वस्तुओं पर कम 30% दर बनाए रखी है। ये केवल एक आर्थिक नीति नहीं है, ये एक भू राजनीतिक संकेत है जो इंडो पैसिफिक में एक महत्वपूर्ण सहयोगी को अलग कर सकता है। ये कदम भारत को अपने व्यापार साझेदारियों के विविधीकरण को तेज करने के लिए प्रेरित कर सकता है और वियतनाम, बांग्लादेश और मेक्सिको जैसे देशों के लिए भारत का खोया हुआ बाजार हिस्सा अमेरिका में हासिल करने का स्पष्ट आर्थिक अवसर पैदा करता है। सेक्शन 5, फेडरल रिजर्व का अगला कदम। व्यापार, मुद्रास्फीति और आर्थिक अनिश्चितता के विषय सभी दुनिया के सबसे शक्तिशाली केंद्रीय बैंक US फेडरल रिजर्व के द्वार पर मिलते हैं। हाल की टिप्पणी और राजनीतिक माहौल में तनाव यह संकेत देते हैं कि एक प्रमुख नीति परिवर्तन की संभावना है। जैक्सन हॉल सिग्नल हाल ही में और अत्यंत प्रभावशाली जैक्सन हॉल आर्थिक नीति संगोष्ठी में फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने अपना सबसे स्पष्ट संदेश दिया कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती की ओर झुकाव रख रहा है। अपने भाषण में
उन्होंने जोर देकर कहा कि एक दर में कमी सितंबर में फेड की अगली बैठक में हो सकती है। पावेल का तर्क अमेरिकी श्रम बाजार की स्थिति पर केंद्रित था। उन्होंने इसे असामान्य संतुलन में बताया और तेजी से संभव होने वाले रोजगार के डाउनसाइड जोखिम की ओर संकेत किया। यह चिंता हाल की आर्थिक डेटा से समर्थित है। सम्मेलन बोर्ड का उपभोक्ता विश्वास सूचकांक अगस्त में गिर गया और अमेरिकी नागरिकों का उस आशंका का हिस्सा बढ़ गया है कि अगले वर्ष के भीतर मंदी आएगी, जो वसंत के बाद से सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। वित्तीय बाजारों ने संकेत को समझ लिया है। पावेल के भाषण के बाद फ्यूचर्स बाजार में व्यापारियों ने सितंबर में ब्याज दर में कटौती की संभावना को 90% से अधिक कर दिया, यह संकेत देते हुए कि अब एक कदम की व्यापक उम्मीद है। राजनीतिक दबाव का कुकर, यह संभावित नीति परिवर्तन को अकेले देखा नहीं जा सकता। यह उस माहौल में हो रहा है जो सबसे अधिक राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहा है, फेडरल रिजर्व ने कभी सामना किया है। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार और सार्वजनिक रूप से चेयर पावेल की आलोचना कर रहे हैं, बार बार दरें कम करने की मांग कर रहे हैं और केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता का सम्मान करने की परंपरा से टूट रहे हैं। यह दबाव अभियान तब और भी तेज हो गया जब राष्ट्रपति ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक को बर्खास्त कर दिया। यह कदम फेड की संस्थागत स्वायत्तता को सीधे चुनौती देता है। आगे की रिपोर्टों में कहा गया है कि प्रशासन क्षेत्रीय फेड अध्यक्ष की नियुक्ति पर अधिक प्रभाव डालने के तरीके तलाश रहा है, जो वर्तमान में राष्ट्रपति के नामांकन के बिना चुने जाते हैं। फेड का दुविधा, यह घटनाओं का सम्मिलन फेडरल रिजर्व को अत्यंत कठिन स्थिति में डाल देता है। जैसा कि चेयरपर्सन पॉवेल ने स्वयं स्वीकार किया, फेड का दोहरा लक्ष्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना और रोजगार को अधिकतम करना वर्तमान में तनाव में है। एक ओर कमजोर हो रहे श्रम बाजार के आंकड़े उन्हें अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए दरें कम करने की दिशा में धकेल रहे हैं। दूसरी ओर मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है और इसे सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है उन टैरिफ्स द्वारा जो प्रशासन भारत और ब्राजील जैसे देशों से आने वाले माल पर लगा रहा है। यह ऐसी स्थिति पैदा करता है जहां अब बाजार के लिए यह तय करना असंभव हो जाता है कि संभावित दर में कटौती पूरी तरह से डेटा आधारित निर्णय है या विशाल राजनीतिक दबाव के समर्पण का परिणाम है। फेड की असली मंशा चाहे जो भी हो, उसका हाथ मजबूर दिखाई देता है। यह अस्पष्टता फेडरल रिजर्व की सबसे मूल्यवान संपत्ति, उसकी विश्वसनीयता को खतरे में डालने का खतरा है। स्वतंत्रता का परसीव्ड नुकसान दीर्घकालिक रूप में वैश्विक विश्वास को अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी बॉन्ड्स जैसे स्थिर मूल्य भंडार में कमजोर कर सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय निवेशक सोने जैसी वैकल्पिक वस्तुओं की खोज कर सकते हैं और अमेरिकी आड़न बाजारों में अस्थिरता पैदा हो सकती है। अनुभाग 6, क्रिप्टोकोना, विनियमन, संस्थान और नवाचार। डिजिटल संपत्ति क्षेत्र में पिछले 24 घंटों को एक शक्तिशाली द्वैतवाद ने परिभाषित किया है। गंभीर संस्थागत ग्रेड निगरानी का आगमन, साथ ही साथ स्पेकुलेशन और नवाचार का निरंतर उत्साह। वॉचडॉग्स का आगमन, निगरानी का एक नया युग। सबसे महत्वपूर्ण विकास अमेरिकी वस्तु वायदा व्यापार आयोग CFTC का एक मील का पत्थर कदम है। नियामक ने आधिकारिक रूप से नासडैक की उन्नत निगरानी तकनीक को एकीकृत किया है ताकि क्रिप्टोकरेंसी बाजारों की रियल टाइम निगरानी की जा सके। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है जो संकेत देता है कि पारंपरिक वित्त के उपकरण अब डिजिटल संपत्ति पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी के लिए तैनात किए जा रहे हैं। यह बाजार परिपक्वता और अधिक संरचित नियामक वातावरण की ओर एक स्पष्ट कदम है। एक समान कदम में क्रिप्टो उद्योग स्वयं अपने विधायकों के साथ जुड़ाव में अधिक संगठित हो रहा है। प्रमुख कंपनियों जैसे कॉइनबेस, यूनिस्वैप और पैक्सोस का एक बड़ा गठबंधन बना है ताकि डेवलपर्स का समर्थन किया जा सके, क्योंकि कांग्रेस व्यापक बाजार रचना कानून को अंतिम रूप दे रही है। यह सक्रिय रुख दिखाता है कि उद्योग अपने नियामक भविष्य को आकार देने में उत्सुक है। संस्थागत प्रकाशन, एथेरियम का उदय। संस्थागत पूंजी के प्रवाह में एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति उभरी है।
स्पॉट एथीरियम ETF ने कुल मिलाकर $450 मिलियन की भारी प्रवाह देखा है, जो उनके बिटकॉइन ETF समकक्षों की तुलना में काफी अधिक है। संस्थागत प्राथमिकता में इस बदलाव का समर्थन प्रभावशाली आवाजों से बढ़ती हुई तेजी से सकारात्मक टिप्पणी से होता है। फंड स्ट्रैट के टॉम ली का मानना है कि एथीरियम की कीमत $5,500 तक बढ़ सकती है, जो बढ़ती हुई संस्थागत रुचि का संकेत है, जबकि स्टैंडर्ड चार्टर्ड के एक विश्लेषक ने ETH के लिए साल के अंत का लक्ष्य $7,500 निर्धारित किया है। इसका मतलब है कि संस्थागत ध्यान में एक संभावित फ्लिपेनिंग हो सकती है, जिसमें वॉल स्ट्रीट का ध्यान बढ़ती हुई एथीरियम के पारिस्थितिकी तंत्र की ओर बढ़ रहा है। बिग टेक का ब्लॉकचेन प्ले। ब्लॉकचेन अवसंरचना का प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य भी गर्म हो रहा है। गूगल क्लाउड अपनी खुद की लेयर 1 ब्लॉकचेन, जिसे यूनिवर्सल लेजर कहा जा रहा है, विकसित कर रहा है। यह कदम मौजूदा भुगतान और ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्मों को सीधे चुनौती देता है। यह संकेत देता है कि बिग टेक वेब 3 परियोजनाओं के लिए केवल क्लाउड सेवाएं प्रदान करने से अब पारिस्थितिकी तंत्र की मूल अवसंरचना का एक अभिन्न हिस्सा बनने की दिशा में बढ़ रहा है। क्रिप्टो त्वरित समाचार निष्कर्ष, मुख्य निष्कर्ष और आगे का रास्ता। पिछले 24 घंटों की कहानी एक ऐसी वैश्विक बाजार की है जो नुकीले धार पर संतुलित है। सत्र को एक नाजुक AI चालित रिकॉर्ड उच्च के रूप में परिभाषित किया गया था, जो तुरंत ही अपने ही चैंपियन एनवीडिया की एक वास्तविकता जांच द्वारा चुनौती दी गई। यह सतर्क आशावाद एक उग्र वैश्विक व्यापार युद्धों और एक अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा एक प्रमुख नीति परिवर्तन के संकेत के बीच खेला गया, जिसमें राजनीतिक हस्तक्षेप का बादल मंडरा रहा था। जैसे ही हम आगे देखते हैं, कई महत्वपूर्ण सवाल बाजार की दिशा को आकार देंगे। एनवीडिया का प्रभाव। एनवीडिया के आय के बाद गिरावट पर व्यापक तकनीकी क्षेत्र कैसे प्रतिक्रिया देगा? क्या बाजार इसे कंपनी विशिष्ट उच्च अपेक्षाओं की समस्या के रूप में व्याख्या करेगा, या यह पूरे AI चालित रैली की एक व्यापक पुनर्मूल्यांकन को प्रेरित करेगा? टैरिफ टोल। नई अमेरिकी भारतीय टैरिफ से आर्थिक प्रभाव के पहले ठोस संकेत क्या होंगे? हम अमेरिकी खुदरा विक्रेताओं से बढ़ती कीमतों के बारे में चेतावनियों और भारतीय निर्यात उन्मुख कंपनियों से गिरते ऑर्डरों के बारे में खबरों का इंतजार करेंगे। फेड का अंतिम औचित्य। बाजार ने अब सितंबर में दर में कटौती को पूरी तरह से मूल्यांकित कर लिया है। क्या आगामी अमेरिकी रोजगार रिपोर्ट इस कदम को सही ठहराने के लिए आवश्यक अंतिम डेटा प्रदान करेगी, या एक आश्चर्यजनक रूप से मजबूत संख्या उनके निर्णय को जटिल बना देगी और बाजार की अपेक्षाओं को चुनौती देगी? क्रिप्टो का संस्थागत बदलाव। डिजिटल संपत्ति क्षेत्र में क्या संस्थागत पूंजी का ट्रेंड इथेरियम को बिटकॉइन पर प्राथमिकता देना जारी रहेगा, और नियामक उद्योग की बढ़ती स्पष्ट विधायी ढांचे की मांग का कैसे जवाब देंगे? प्रौद्योगिकी, व्यापार और मौद्रिक नीति का संगम एक जटिल और अनिश्चित वातावरण बनाता है। आने वाले दिन यह तय करने में महत्वपूर्ण होंगे कि बाजार अपनी नई रिकॉर्ड पर बना रह सकता है, या यदि ये अंतर्निहित दबाव बहुत अधिक साबित होंगे जिन्हें पार करना मुश्किल होगा। और यह था इस वीडियो के लिए हमारा सब कुछ। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए जानकारीपूर्ण रहा। यदि आपको यह अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी शानदार दैनिक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप हिंदी में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप EPK कैपिटल के हिंदी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। विवरण में जानकारी दी गई है। अधिक जानकारी या व्यक्तिगत वित्तीय सलाह के लिए कृपया विवरण में दी गई जानकारी के साथ हमसे संपर्क करें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। देखने के लिए धन्यवाद।